तो जो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? टोटल कॉम्बिनेशन। उसको बेस पे कुछ क्वेश्चंस करो। पहला क्या है? एग्जैक्टली एक किताब हमें सबकी उठानी है ना। तो मैथ की किताब उठाने के कितने तरीके? 3, या तो M1 M2 या तो M3। सिमिलरली फिजिक्स का 4 और केमिस्ट्री के 5। फिर बोला एटलीस्ट 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। ओके, तो एटलीस्ट 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। तो मैथ्स की किताब उठाने के कितने तरीके? तो मैथ्स की किताब जाओगे उठाने, तो पहली को उठाओ या नहीं उठाओ, 2 तरीके। दूसरे को उठाओ या ना उठाओ, 2 तरीके। तीसरे को उठाओ या ना उठाओ, 2 तरीके। तो 2 क्यूब तरीके हो गए मैथ्स की किताब सेलेक्ट करने के। उसमें से एक तरीका हो गया जब हमने मैथ्स की एक भी किताब सेलेक्ट की। सिमिलरली 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1, एटलीस्ट एक फिजिक्स की किताब सेलेक्ट करिए। एंड 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1, एटलीस्ट एक केमिस्ट्री की किताब सेलेक्ट करिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 बुक बोला हुआ है, तो मैथ्स की किताब उठाने के 2 की पावर 3 तरीके। जरूरी नहीं है मैथ्स की उठाएं, तो यहीं पे खत्म हो गया। 2 की पावर 4 तरीके फिजिक्स की किताब सेलेक्ट करने के, 2 की पावर 5 तरीके केमिस्ट्री। लेकिन इनमें से एक तरीका है जब हमने ना कोई भी मैथ्स की किताब उठाई, ना फिजिक्स की, ना केमिस्ट्री। ठीक है ना। अब ये डिफरेंट क्लास ऑफ क्वेश्चन है कि इससे हमें नंबर्स बनाने, इससे बड़े होने चाहिए, यानी बेसिकली 5 डिजिट नंबर ही होना चाहिए। कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो जितने भी नंबर बन रहे हैं उनका सम क्या होगा, निकालो। हम बहुत सारे 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, है ना। उनमें से कोई एक भी 5 डिजिट नंबर देखो, तो वहां पे 1 इस पोजीशन पे कितनी बार होगा। तो 1 ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैंने फिक्स कर दिया, तो फैक्टोरियल 4 तरीके हैं बाकी चीजों को अरेंज करने के। तो 1 यहाँ फैक्टोरियल 4 बार आ रहा है। सिमिलरली 2 यहाँ कितनी बार आ रहा होगा? फैक्टोरियल 4 बार। 2 नहीं, सॉरी 3। 2 नहीं है हमारे पास। 5 भी फैक्टोरियल 4 बार आ रहा होगा, 7 भी, और 9 भी। अब इस पोजीशन को छोड़ दो, 1 यहाँ पे कितनी बार आ रहा होगा? तो अगर इस पोजीशन को छोड़ दो, खाली रखो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जो हमने पहला केस लिया था उसको हटा दो, दोबारा से नंबर बनाते हैं। तो 1 यहाँ कितनी बार आ रहा है? अगेन फैक्टोरियल 4 बार। 3 भी, 5 भी। तो हर प्लेस पे हर नंबर फैक्टोरियल 4 बार आ रहा है। तो अगर मैं वंस डिजिट पे जितने भी नंबर है, 120 नंबर बनने वाले हैं, इससे फैक्टोरियल 5, सबका सम करूँ, तो 1 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा। सब यहाँ पे फैक्टोरियल 4 बार आ रहा है ना। तो इनका सम करूंगा तो ये कुछ के मिलेगा। अगर इनका सम करूंगा तो भी सेम के मिलने वाला, इनका सम भी करूंगा तो भी के मिलने वाला, है ना। तो अगर मैं टोटल का सम करूंगा, तो वंस प्लेस पे के आएगा, टेंस प्लेस पे भी के आएगा,
100 प्लेस पे भी के आएगा, 1000 प्लेस पे भी के आएगा, और ऐसे ही 10,000 पे भी, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे साथ, के कॉमन ले लो। के क्या है, तो सम ऑफ फाइव, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, तो वो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, पहले n ऑड नंबर्स का n स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 4, और इधर क्या आ रहा है 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर, ये कितना आ गया 25 इंटू 24, 25 क्या होता है 625 होता है ना। तो ये 625 माइनस 25 600 होगा, ये आ रहा है। ठीक है, इसी सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते थे। तुम बताओ कि इन डिजिट से, क्या डिजिट्स गिवन थी 1 3 5 7 एंड 9, इससे बनने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, यही होगा। और इनसे बनने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ठीक है। इन दोनों का सम करो और एवरेज ले लो, इनटू कितने नंबर बनने वाले हैं टोटल, फैक्टोरियल सम, ये सेम आएगा। क्यों आ रहा है ये सेम, क्यों कर पा रहे हैं हम ऐसे, क्योंकि देखो इन डिजिट से बनने वाला कोई भी नंबर मैं बना लूं, एक नंबर बनाता हूं जैसे, ठीक है। तो इसका मैं एक काउंटर पार्ट लिख सकता हूं, जिसका अगर मैं सम कर रहा हूँ ये आएगा, जो कि इसका भी सम था। कोई भी नंबर ले लो, उसका एक काउंटर पार्ट तुम्हें मिल जाएगा, जिसका सम तुम्हें सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल 120 नंबर थे, तो वी विल गेट 120/2, 60 पेयर्स, जिसका सम ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 60 पेयर्स हैं जिनका सम ऐसा आ रहा है, तो 60 इंटू ऐसा। ये जो अल्टरनेट मेथड था ये एप्लीकेबल होगा जब भी हमें जो गिवन नंबर्स हैं वो ऐसे हों कि वो एपी में अरेंज किए जा सके, ठीक है। एपी में ही हमने ऐसा पढ़ा था ना कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम वही आ रहा है जो सेकंड और सेकंड लास्ट का आ रहा है ना। सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट, है ना। तो जब एपी में नंबर दिए होंगे, मतलब जो डिजिट्स गिवन है, अगर उनको एपी में अरेंज किया जा सकता है तो इस तरीके से कर सकते हो, सबसे बड़ा नंबर लिख लो, सबसे छोटा नंबर लिख लो, और कितने पेयर बनेंगे, टोटल नंबर डिवाइडेड बाई 2 कितने पेयर बनेंगे, ठीक है।
इससे कितने नंबर बनेंगे? 4 इंटू फैक्टोरियल 4, इतने बनेंगे ना। कोई भी नंबर ले लो, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 0, 2, 4, 6, 8, और सबसे बड़ा कौन सा होगा? 8, 6, 4, 2, 0। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब कोई बोलेगा कि ये आंसर कैसे हो गया, ये तो नंबर बनेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, ये नंबर अगर नहीं बनेगा, टोटल इतने नंबर तो बनने वाले हैं, और मैं कोई सा भी नंबर बना लूं, और इसका मैं काउंटर पार्ट बनाऊं, इसका सम तो यही है। समझ में आ रहा है? तो जितने भी नंबर हम बना पाएंगे उनके काउंटर टोटल इतने बनेंगे, और हर नंबर का एक काउंटर पार्ट लिखा जा सकता है जिसका सम ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। ये होमवर्क में करना, क्योंकि ये गिवन नंबर्स हम एपी में अरेंज करते हैं। ये तीनों होमवर्क में करना, मैं अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ। अब ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, एक नई चीज आई है, इसको मैं मेथड ऑफ फॉल्स कॉइन या बेगर्स मेथड, ठीक है, जब भी रेफर करूँ, यानी इसके बारे में बात करूँ। देखो, अगर मेरे पास 4 बेगर है, ठीक है, और मेरे पास 10 कॉइन्स, और ये सारी की सारी आइडेंटिकल है, तो मैं कितने तरीके से इन कॉइन्स को इन ब्रैकेट्स के बीच में बांट सकता हूँ? कितने तरीके से बांट सकता हूँ? तो बिकॉज कॉइन्स आर सेम 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 कॉइन्स हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा कॉइन किसके पास जा, फर्क इस चीज से पड़ेगा कि किसको हम कितने कॉइन दे। समझ में आ रही है बात? किसको हम कितने कॉइन्स दे रहे हैं, उस चीज से फर्क पड़ने लगा। तो ये जो तरीके थे, मैंने क्या किया, 10 कॉइन्स को इस तरीके से रख दिया, फिर मैंने इनके बीच में कुछ पार्टीशन लगा दिए, 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन, 4 पार्टीशन। ओ सॉरी, 4 बेगर थे ना, मैंने 3 पार्टीशन लगा दिए। तो ये बोल रहा है कि बेगर 1 के पास 2 पॉइंट्स जा रहे हैं, बेगर 2 के पास 1 पॉइंट जा रहा है, बेगर 3 के पास 4 पॉइंट्स जा रहे हैं, और इसके पास 3 पॉइंट्स जा रहे हैं, बेगर 4 के पास। तो ये एक तरीका है ना, ये एक तरीका है ना कॉइन बांटने का, कि एक बेगर के पास 2 जा रहे हैं,
एक बैगर के पास एक जा रहा है, एक के पास 3 जा रहा है, एक के पास 4 जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि 10 चीजों में 10 आइडेंटिकल चीजें थी, उनमें 3 पार्टीशन डाल दिए, यानी 3 मैंने गैप में चीजें डाली, तो इससे हो गया, बट गया, है ना। अगर मैंने यहां ना डाल के कहीं और डाला होता तो वो अलग तरीका दे देता। तो जितने तरीके से पार्टीशन कर सकते हो उतने, वो आंसर हो गया। तो 10 चीजों में 3 पार्टीशन डालने हैं, तो 3 फॉल्टी कॉइन्स डालने हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, है ना। लेकिन 10 चीजों में कोई बोल दे फिर 11 गैप्स हैं, 3 सेलेक्ट कर लो और डाल दो वहां पे पार्टीशन, है ना। नहीं समझ में आ रहा। 10 कॉइन्स हैं, हमने उसके 3 पार्टीशन कर दिए। 3 पार्टीशन करने के लिए 3 चीजें डाली। अब उसके 4 पार्टीशन हो गए। हमने बोला पहला पार्ट बैगर 1 के पास जा रहा है, दूसरा बैगर 2, तीसरा बैगर 3, चौथा बैगर 4। ठीक है, तो इतने तरीके हो गए टोटल, है ना। जैसे मैंने अगर किया होता कि एक यहाँ डाल दिया होता, एक यहाँ डाल दिया होता, एक यहाँ डाल दिया होता, तो बैगर 1 के पास 0 जा रहे हैं, बैगर 2 के पास 2 जा रहे हैं, इसके पास 4 जा रहे हैं, इसके पास 4 जा रहे हैं। ये भी एक तरीका था, लेकिन इसमें एक गलती हो रही है। इसमें गलती क्या हो रही है, बैगर 2 के पास भी तो 0 पॉइंट्स जा सकते थे। बैगर 2 के पास, उसके पास भी तो 0 पॉइंट्स जा सकते थे, है ना। तो वो दिखाने के लिए तो मेरे को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि बैगर 1 के पास कितने भी गए, यहाँ पे एक और पार्टीशन डाल दूं कि इसके पास 2 गए, फिर इसके पास 0 गए, क्योंकि यहाँ बीच में एक नहीं है, फिर इसके पास 4 गए, 3 गए, 4। कुछ गलती हो गई है, एक कहीं ज्यादा बन गया, हटा दो इसको, इसके पास 4 गए। ठीक है, तो ये तरीके तो काउंट नहीं हो रहे क्योंकि हमने गैप में चीजें डाल दी और गैप 11 ही है। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए तुम ऐसे सोचो, 10 कॉइन्स है एक टाइप का, और मेरे पास 3 फॉल्टी कॉइन्स है। ठीक है, इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो इनको अरेंज किया जा सकता है फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3। जैसे एक अरेंजमेंट ऐसा होगा, 3 डाल देना कि बैगर 1 के पास यहाँ पे 0 जा रहे हैं, बैगर 2 के पास 2 जा रहे हैं, बैगर 3 के पास 0 जा रहे हैं, और इसके पास 8 जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अगर मेरे पास n कॉइन्स है और k बैगर्स है, तो मैं क्या करूंगा, n कॉइन्स के बीच में k-1 फॉल्टी कॉइन डाल दूंगा। ठीक है, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, n प्लस k-1 अपॉन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल k-1 फैक्टोरियल। इतने तरीकों से हम दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ फॉल्टी कॉइन्स, फॉल्स कॉइन्स। इसको आपसे ऐसे याद रखना कि ये लिखा हुआ है n प्लस k-1 c k-1, where k is number of beggars and n is number of coins.
लिख लिया? हो गया? अच्छा, इससे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज पता चल गई है। क्या? कि n कॉइन्स सिमिलर, या क्या बोला था, हाँ सिमिलर ही लिख देते, को के बेगर्स में बांटने का कितने तरीके? n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, ये तो हमने निकाल दिया। अब इससे इंटरेस्टिंग चीज क्या पता चल रही है कि मैं देखो एक रैंडम सी इक्वेशन लिखने वाला हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xk इज इक्वल टू n। इसके कोई मेरे से पूछे नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने, कि इस इक्वेशन के कितने ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं जो नॉन नेगेटिव है और इंटीजर। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लो कि किसी ने बोला इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक और ऐड कर, तो जैसे एक सॉल्यूशन है कि इसको 0 दिया, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 7 दिया, ठीक है, 2 3 4 कितने हो गए? 1, ठीक है। तो ये जो चीज है इसके कोई सॉल्यूशन अगर मेरे से पूछ रहा है कितने, दिस इज सेम एज बेगर्स मेथड। अगर मैं इस सवाल को ऐसे ले लूं कि लेट से इस जो हमें बेगर्स वाला सवाल दिया था उसमें हम बोलते कि चलो मान लेते हैं x1 कॉइन्स बेगर 1 के पास जा रहे हैं, x2 बेगर 3 के पास, x3 बेगर 3 के पास, x4 बेगर 4 के पास, सबके पास इतने इतने कॉइन्स जा रहे हैं। तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द कॉइन्स इज गोइंग टू बी 10। सही बात है कि सारे कॉइन्स जितने भी हैं उनका सम 10 आने वाला है। सेकेंडली कि हम कॉइन्स बांट रहे हैं तो इंटीजर ही बांटेंगे, ऐसे ही बांटेंगे, 1.5 कॉइन तो नहीं बांटेंगे किसी को, है ना, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन, और पॉजिटिव इंटीजर्स ही बांटेंगे। अच्छा, 0 भी बांट सकते हैं, है ना, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बांट रहे हैं बेसिकली, है ना। तो सवाल यही था, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने, तो उतने ही है जितने तरीके से के बेगर्स को n सिमिलर कॉइन से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं? n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, ठीक है। ये मान लो पार्ट ए। मान लो पार्ट बी में किसी ने पूछ लिया नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अगर पॉजिटिव पूछा है यानी सबके पास कम से कम एक एक तो जाना ही चाहिए, है ना, तो सबको मैंने एक एक बांट दिया, तो अब इक्वेशन क्या बचेगी? मान लो नई इक्वेशन ऐसी आ रही है, सबको एक एक बांट दिया, तो अब ऐसी आ जाएगी इक्वेशन, है ना। अब एक एक बांट चुका हूं तो अब मैं 0 भी बांट सकता हूं, अब बचे हुए n माइनस के कॉइन्स में से मैं 0 भी दे सकता हूं। तो अगेन सवाल हो गया कि इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने, इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज सेम एज इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो वो हो जाएगा n यहाँ पे ये प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन,
ठीक है ना। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैसे आया ये याद रखने की जरूरत है कि पॉजिटिव बोला था तो एक एक हमने सबको बांट दिया। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब इसी सवाल के बहुत वेरिएंट होने चाहिए, हो सकते हैं कि भाई बेगर वन को कम से कम 3 पॉइंट्स मिलने ही चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बांट देंगे, उसके बाद बाकियों को बाकी सिक्के बांटेंगे। ये हम इसीलिए कर पा रहे हैं अभी फिलहाल बिकॉज यहाँ सारे के सारे पॉइंट सिमिलर है। अगर डिफरेंट होते तो हम ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, डिफरेंट होते, जैसे हमने एक सवाल किया था कि देयर आर 6 डिफरेंट बुक्स टू बी गिवन टू राहुल, सचिन एंड गांगुली, है ना। उसमें ऐसा नहीं कर पाते कि एक एक सबको बांट दिया फिर बचे हुए 3 बांटा, क्योंकि एक एक कौन सा बांटा वो भी मैटर कर रहा है। यहाँ पे तो सिमिलर थे इसलिए पहले एक एक बांट दिए फिर बाकी बांट दिए, तो फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है ना। तो वहां और यहाँ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिमिलर है इसलिए हम ऐसा कर पाते, डिफरेंट होता तो ऐसा नहीं करता। चलो सवाल करो। तो 6 कंपार्टमेंट्स है, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3, कंपार्टमेंट 4, 5 एंड 6। कितने डालने मार्बल्स? 12, है ना। लेकिन 6 सबको एक एक तो चाहिए ही चाहिए, तो 6 हम बांट चुके ऑलरेडी, तो बचे कितने? 6, है ना। तो आंसर n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। सही है, सही है ना। क्या पूछा इसमें? नेचुरल सॉल्यूशन। अभी केवल सवाल पढ़ो कि नेचुरल सॉल्यूशन कितने। नेचुरल यानी जीरो नहीं हो सकता, तो सबको एक एक तो बांटना ही पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करना इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को इज इक्वल टू 99 सॉल्व करना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, है ना। तो आंसर n दैट इज 99 प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1। ठीक है, अगला सवाल देखो। ये इसमें कितने डिसिमिलर टर्म्स होंगे, तो ध्यान दो इधर कि इसका कोई भी टर्म ना ऐसा होगा, कुछ कांस्टेंट होगा यहाँ, फिर x1 की पावर कुछ अल्फा 1 होगी, x2 की पावर अल्फा 2 होगी, x3 की पावर अल्फा 3 होगी, एंड सो ऑन xn की पावर अल्फा n होगी। ठीक है, और ये जो पावर का सम है ना, ये जो पावर का सम है ये किसके बराबर होना चाहिए? ये m के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कितने तरीके से m के बराबर हो सकते हैं? तो इसमें जीरो